गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है बेटा। अब हम पूरी जूलॉजी को रिवीजन करेंगे। जो आज से जो आज मैं जूलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। हाँ, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। जो अगर बाई चांस आवाज खराब आ रही है या इको हो रही है, कोई बात है, तो अच्छा वीडियो मिल जाएगा आपको बाद में। अभी फिलहाल जो है आप आराम से देख लो, जितनी आवाज सुनाई दे सुन लो। अलग से वीडियो भेज दूंगा मैं आपके पास, जो बहुत बढ़िया होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। जो क्योंकि पता नहीं नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आए जो है। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मैं अपनी मर्जी से टॉपिक ले रहा हूं, जो मेरे को लगता है ये मुश्किल टॉपिक है, जो तुम्हारे ढंग से क्लियर नहीं होंगे, वो मैं रिविजन करा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आज डीएनए से रिलेटेड चीजें कराऊंगा। डीएनए से रिलेटेड काफी कुछ कराऊंगा मैं, जो है अपने हिसाब से कराऊंगा। मेरे को पता है कि ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। जो मतलब क्लियर, इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारा सब कुछ आता है आपको, बहुत बढ़िया बच्चे हो, लेकिन बेटा कुछ चीजें मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूं, जो है ना। तो डीएनए में स्टार्ट करता हूं। डीएनए में देखो क्या बता रहा हूं मुझे। सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। मैं डीएनए का डाइजेशन कराऊंगा पहले। जो डाइजेशन, डीएनए का डाइजेशन कराऊंगा मैं। डीएनए का डाइजेशन कराऊंगा मैं अपने हिसाब से करवाता हूं, जो तुम्हारा कोई टॉपिक जो। तो डीएनए की एक चेन है सुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, दूसरी चेन है सुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। ये बेस है, ये बेस है, ये बेस जुड़े हुए हैं आपस में। ये बेस है, ये डीएनए है। इसमें शुगर फॉस्फेट की चेन, दूसरी शुगर फॉस्फेट की चेन, दो अंदर बेस। इस चेन को दिखाएंगे ऐसे, उस चेन को दिखाएंगे ऐसे, और इनको दिखाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, शुगर फॉस्फेट की एक चेन ले ली, दूसरी चेन ले ली, और ये बेस अंदर दिखा दिए। ये डीएनए है। और डीएनए से रिलेटेड मैं काफी कुछ बताऊंगा आज, जो तुम्हारे लिए नया होगा। तो हम बोलेंगे बेस आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। बेस जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, डीएनए के बेस जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। बेस और शुगर जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बेस और शुगर जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और शुगर और फॉस्फेट जुड़े होते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। और ये डीएनए के ऊपर टर्म है बेटा, डाइजेशन का टॉपिक समझना आपको, ये पूरा समझना होगा आपको। जो बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अच्छा, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। ये डीएनए के ऊपर है। मैं बोलूंगा, हम तुम्हारे को पता है हमारे खाने में डीएनए होता है, पता है तुम्हारे को? जैसे मान लो आज क्या खाया, सुबह सुबह आपने जो चपाती खाई होगी जो। ठीक है, चपाती में डीएनए होता है, पता होना चाहिए बेटा। तुम बोलो जी चपाती में डीएनए कहां से आ गया? भाई चपाती खाता हो तो उसमें आटा होता है, चपाती में आटा होता है। आटा बनता है गेहूं के दाने से, और गेहूं के दाने के अंदर डायग्राम पढ़ा है गेहूं के दाने का, तुमने पढ़ा है ना? उसके मेज का डायग्राम, सीड का, उसमें एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में तो फूड स्टोर होता है मोनोकोट प्लांट में जो। और एंडोस्पर्म के अंदर सेल होती है, और सेल में न्यूक्लियस होता है,
और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड, पहले डीएनए से रिलेटेड सारी बात बताता हूं आज आपको। जो अगर मैं बोलूं हमने अनाज खाया है तो उसमें सेल खाई है, और सेल खाई है तो उसके न्यूक्लियस में डीएनए खाया हमने। डीएनए हमने भी खाते हैं हम। जो है तुम बोलोगे जी सब्जी में तो नहीं होगा। सब्जी जैसे मान लो आज मूली के पत्तों की सब्जी बनाई आपने, जो तो मूली के पत्ते में तो सेल होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। तो हम सब डीएनए खाते हैं जो, और वो डीएनए ऐसा होता है शुगर फॉस्फेट का बना हुआ और अंदर बेस होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सारी चीजें हम खाते हैं, खाने में होती है हमारी। जो आज अगर सुबह सुबह तुमने खाना खाया है, उस खाने में ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स है, और इस डीएनए के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है। किस चीज में टूटेगा डीएनए का मॉलिक्यूल्स? शुगर फॉस्फेट बेस। जिस चीज का बना हुआ उसमें टूट जाएगा। तो शुगर में टूटेगा, बेस में टूटेगा, फॉस्फेट में टूटेगा डीएनए। डीएनए जो टूटेगा वो शुगर में टूटेगा, बेस में टूटेगा, फॉस्फेट में टूटेगा। बेटा आवाज अगर क्लियरिटी नहीं है कोई बात नहीं, जो अच्छा वीडियो मिल जाएगा आपको बाद में। जो फिलहाल पढ़ लो, जितना समझ में आता देख लो। अच्छा, डीएनए में शुगर, बेस और फॉस्फेट है। तो इसका मतलब हम सब शुगर, फॉस्फेट, बेस हमारी इंटेस्टाइन में पड़ी होती है तीनों चीजें। अगर तुमने खाना खाया तो डीएनए खाया, और डीएनए खाया तो तुम्हारे उसमें इंटेस्टाइन में तीन चीज मिलेंगी, शुगर, फॉस्फेट और बेस। बेस और बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस शुगर में ग्लाइकोसिलिक और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब सवाल उठता है डाइजेशन में इस डीएनए को तीन चीजों में तोड़ना है, शुगर, फॉस्फेट, बेस, इन तीनों में तोड़ना है। तो तीन ही बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को। एंजाइम का नाम याद रख लो जो इन बॉन्ड को तोड़ेंगे। जो एक बात याद रखना ना बेटा, बेस, शुगर को न्यूक्लियो, इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और फॉस्फेट हटा दो तो क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेस और शुगर को न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब डाइजेशन करना अपने को, इसका जो करो डाइजेशन। एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो एक तो होगा, मैं एंजाइम का नाम लिख रहा हूं बेटा, एंजाइम, एंजाइम का नाम लिख रहा हूं मैं। बेस और बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपना आप टूट जाएंगे। बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपना आप टूट जाएंगे। जो जब गर्म करेंगे खाना को, चपाती बनेगी तो गर्म होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो डाइजेशन हमारा इनका करना है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर, और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोएस्टर। इसको फॉस्फोएस्टर बोलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड होता है शुगर फॉस्फेट में, और शुगर फॉस्फेट में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा डीएनए का डाइजेशन तीन एंजाइम से होता है। डीएनएज और न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं इसको, डीएनएज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। डीएनए को तोड़ेगा डीएनएज, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है। तो बोलो जी इस डीएनए को तीन एंजाइम तोड़ेंगे, तीन एंजाइम तोड़ेंगे, डीएनएज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अच्छा, कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे ये? पहले टूटेगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? डीएनएज या न्यूक्लियस? डीएनएज, न्यूक्लियस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। तो डीएनए आरएनए किस में टूटते हैं? न्यूक्लियोटाइड में टूटते हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अच्छा, ये तो पैनक्रियाज का एंजाइम है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब पैनक्रियाज डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। बाकी का एंजाइम इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो इंटेस्टाइन में पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये टूटेगा।
जो फॉस्फेट बॉन्ड को हटाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रहा है क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा इसलिए न्यूक्लियोटाइडेज। बाद में न्यूक्लियोसाइडेज इसको तोड़ देगा, शुगर और बेस को जो है। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड में शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा, जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। शुगर और बेस के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी इस बॉन्ड को किसने तोड़ा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को किसने तोड़ा? न्यूक्लियोटाइडेज ने। शुगर और बेस के बीच में किसने तोड़ा बॉन्ड? न्यूक्लियोसाइडेज ने। और डाइजेशन होने के बाद शुगर फॉस्फेट बेस बन गया। तो ये डीएनए का डाइजेशन हो गया। जो डीएनए का डाइजेशन हो गया, तुम बोलोगे जी अब पहले बताओ डीएनए का डाइजेशन क्यों करते हैं हम? जो डाइजेशन तो समझ गए ना, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हो तो पहले न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होते हैं तो उसमें टूट जाएगा, लास्ट में शुगर बेस बन जाएंगे। जो तो शुगर फॉस्फेट बेस तो बनाना है, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, फिर उसके बाद उसका एक फॉस्फेट हटाया, फिर शुगर बेस हटा दिया। तो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड को शुगर फॉस्फेट बेस में तोड़ देते हैं बाद में। जो ये डीएनए का डाइजेशन है। इसका मतलब मैं सुबह सुबह एक चपाती खा के आया हूं। अब बताओ, मैंने चपाती चबाई, बकल केविटी में कुछ चेंज आया? चपाती के अंदर कुछ चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि चपाती के अंदर सलाइवा के अंदर एंजाइम ही नहीं होता डीएनए को तोड़ने वाला, अमाइलेज में सिर्फ। चलो बोलो जी आपने खाना चबाया था वो तो स्टमक में गया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ डीएनए आरएनए ना, वहां पे भी न्यूक्लियस नहीं है तो वो भी वहां पे डाइजेशन नहीं होगा। तो अगर मैंने चपाती खाई है तो मेरा डाइजेशन फर्स्ट टाइम कहां होगा? इंटेस्टाइन में। चपाती खाई तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, और इंटेस्टाइन के अंदर जो डीएनए आरएनए है पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटेंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, और फिर शुगर बेस बन जाएगी। तो एंड डाइजेशन क्या है डीएनए आरएनए का? शुगर फॉस्फेट बेस, तीन चीजें बनती है डीएनए के डाइजेशन में। अच्छा, अब हम डीएनए का डाइजेशन करके इनका कंपाउंड का क्या होगा इतना बता देता हूं। मैं जुनैद सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत मेहनती आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, फिर भी अब टाइम था इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। जो सर ने इतना अच्छा करा रखा होगा कि मेरे को रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब टाइम है इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। जो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे टीचर है, मतलब मेरे सबसे फेवरेट टीचर है जुनैद सर जो इस स्कूल में। जो बस लेकिन अब रिवीजन तो कराना ही है बेटा, तो इसलिए रिवीजन कराएंगे हम जो है। तो डीएनए का डाइजेशन की बात कर रहा ना, तुम बोलोगे जी मैं थ्योरी कराऊंगा सारी रिलेटेड जो जगह जगह से जो आएगी हो। तुम बोलोगे जी डीएनए का डाइजेशन हमने क्यों किया? क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी का सबसे लंबा मॉलिक्यूल है, इस दुनिया में सबसे लंबा मॉलिक्यूल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल डीएनए। तुम बोलोगे जी डीएनए को डाइजेस्ट किया शुगर फॉस्फेट बेस में, ये हमारी सेल में जाके क्या करेंगे? शुगर फॉस्फेट बेस हमारा डीएनए बनाएंगे। शुगर फॉस्फेट बेस से क्या बनेगा? हमने तो डाइजेस्ट कर दिया एलिमेंट्री कैनाल में, फिर हम हमारी सेल में नया डीएनए बनाएंगे शुगर फॉस्फेट बेस से। वो कैसे बनेगा वो भी हम कोशिश करेंगे बताने की। जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन और बाकी की बॉडी की सेल में रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। डीएनए आरएनए बनता कहां पे? डीएनए आरएनए बनने को बोलेंगे रेप्लिकेशन और टूटने को बोलेंगे डाइजेशन। तो डीएनए आरएनए डाइजेस्ट होंगे एलिमेंट्री कैनाल में और दोबारा बनेंगे कहां पे? सेल में। तो रेप्लिकेशन डाइजेशन का उल्टा है, डीएनए डाइजेशन का उल्टा है रेप्लिकेशन, और आरएनए डाइजेशन का उल्टा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पर देख लेता हूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है बेटा, हो रहा है रिकॉर्ड। अच्छा, तो समझे रेप्लिकेशन जो होता है उसका उल्टा होता है डाइजेशन। रेप्लिकेशन हमारी सेल में होगा। तुम बोलोगे जी हमने शुगर फॉस्फेट बेस ले तो लिया, क्या क्या गारंटी है अंदर रेप्लिकेशन हो? भाई रेप्लिकेशन तो सिर्फ उन सेल में होता है जो डिवाइड करती है। नॉर्मल सेल रेप्लिकेशन नहीं करती है। जो नॉर्मल सेल क्या नहीं करती है? रेप्लिकेशन नहीं करती है। जो सेल डिवाइड करती है वो रेप्लिकेशन करती है एस फेज में। एस फेज में रेप्लिकेशन करती है, फिर उसके बाद स्टेज आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज वगैरह जो है। तो हम बोलेंगे रेप्लिकेशन डाइजेशन में चीजें टूटेगी
और रेप्लिकेशन में चीजें बनेंगी। तो बनती कैसे है, थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा बनने के ऊपर देख लेते हैं। तो तुम बोलोगे जी हमने तो रेप्लिकेशन में ये पढ़ा था कि रेप्लिकेशन हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड इसी में जुड़ते थे, जो सीधे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते थे रेप्लिकेशन में। मैं कहीं पढ़ता ना रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड जा जाके जुड़ जाते हैं, जो डीएनए आरएनए बन जाता है न्यूक्लियोटाइड जुड़ के। इसका मतलब ये तीनों शुगर फॉस्फेट बेस सेल में जाकर पहले न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तुम बोलोगे ये हमारे सिलेबस में, इस सिलेबस में नहीं। शुगर फॉस्फेट बेस से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए कैसे बनता है वो अपने सिलेबस में है। जेनेटिक्स में हम डीएनए कैसे बनता है वो लेते हैं, जो इन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा। चलो कैसे बनता थोड़ा सा आइडिया बताऊं, ज्यादा डिटेल नहीं लेते, थोड़ा सा रफली आइडिया बताता हूं। डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन वापस कैसे बनेगा वो बताता हूं। रेप्लिकेशन कैसे होगी, तो डाइजेशन की बात कर रहे थे ना रेप्लिकेशन की, जो तो हम बोलेंगे ये डीएनए है और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, जो रेप्लिकेशन होता है उसमें तो डीएनए अंदर बढ़ता है, तो ये बढ़ जाएगा। ए से टी जुड़ेगा शुगर फॉस्फेट, सी से जी जुड़ेगा शुगर फॉस्फेट, जी से सी जुड़ेगा शुगर फॉस्फेट। ऐसे ही तो बनता डीएनए, न्यूक्लियोटाइड जाकर जुड़ जाते हैं और वो अलग बात है। दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, जो तो दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन बाद में ये फॉस्फेट हट जाते हैं और ये डीएनए क्यों बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए और वापस डीएनए बन जाएंगे। तो इसकी डिटेल नहीं करा रहा हूं मैं कि न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन होगा, फिर वो जुड़ेंगे, फिर दो फॉस्फेट हटेंगे, फॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस होगी, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम एक रफली टॉपिक ले रहे हैं, जो चीजें, जो बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें ले रहे हैं अभी हम, जो कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं फिलहाल। तो इसका मतलब ये हो गया, सुनो मेरी बात। मैंने सुबह सुबह खाई चपाती, ठीक है, मेरी चपाती का डीएनए डाइजेस्ट होकर शुगर फॉस्फेट बेस में कैसे बना वो तुमने देख लिया। वो सेल में गया और कोई मेरी सेल डिवाइड हो रही थी, जो कोई सेल मेरी डिवाइड हो रही थी, तो क्या हुआ उस सेल के अंदर जो डिवाइड हो रही है, तो उस डिवाइड सेल के अंदर एस फेज में दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए और शुगर फॉस्फेट बेस न्यूक्लियोटाइड में जुड़ गए और डीएनए बन गए। और उसके बाद में एस फेज में डीएनए बना, फिर सेल टूट गई, सेल डिवाइड कर गई। तो इस तरह से डीएनए बनता रहता है, ये होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रेप्लिकेशन और डाइजेशन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहां तक डाइजेशन और रेप्लिकेशन हो गए। यहां तक डीएनए से रिलेटेड एक टॉपिक और है, तो डाइजेशन तो हमने कर लिया। हाँ ये बताओ, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा कौन, बॉन्ड को समझ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड इस बॉन्ड को कौन सा एंजाइम बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है और आरएनए बना, क्योंकि डीएनए आरएनए पॉलीमर है, पॉलीमर को बनाएगा तो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमर को बनाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमर को बनाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये किसके अपोजिट है, डीएनए के अपोजिट है। हमारी एलिमेंट्री केमिस्ट्री में जो डीएनए एंजाइम है इसका उल्टा होता है डीएनए पॉलीमरेज। हमारी इंटेस्टाइन में डीएनए को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाता है। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाएगा। चलो एक दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए। चलो आरएनए के अपोजिट आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए को तोड़ेंगे तो डाइजेशन बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज अपोजिट है, आरएनए के अपोजिट है आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा चलो ये डीएनए से रिलेटेड था कि डीएनए बनता कैसे है और टूटता कैसे, अलग अलग। तुम बोलोगे जी ऐसा हमारे अंदर ही होता है क्या, बट डीएनए तो प्लांट भी बनाता है, डीएनए कौन नहीं बनाता इस दुनिया में, जो पांचों किंगडम में डीएनए है, सब डीएनए बनाते हैं। और डीएनए बनाने के लिए शुगर फॉस्फेट बेस चाहिए, जो तो सभी के पास होता है शुगर फॉस्फेट बेस।
चलो अब एक टॉपिक है डीएनए के ऊपर, वो मैं टॉपिक कराता हूँ, डीएनए का जो है। डीएनए का टॉपिक है कि डीएनए पॉलीमरेज हो गया और डीएनए, हाँ डीएनए का टॉपिक है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हमारे को पता है, डीएनए से डीएनए बने रेप्लिकेशन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बने ट्रांसलेशन। लेकिन यूं हो जाए तो क्या बोलोगे इसको, आरएनए से डीएनए बने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, तो इसको क्या बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को? सेंट्रल डोग्मा, और आरएनए से डीएनए इसको क्या बोलते हो? सेंट्रल डोग्मा में रिवर्स ट्रांसलेशन और शामिल करो तो क्या बोलते हो? इससे ये बड़ा और फिर आगे सेम, तो बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन। इन दोनों में आरएनए से डीएनए और शामिल कर लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन उल्टा और शामिल कर लो तो बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। तो बोलोगे ये तो सर हमारे को सबसे पहले पता ही था। मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं, कहां कभी सोचा है आपने सेंट्रल डोग्मा रिवर्स कहां होता है? ये सेंट्रल डोग्मा रिवर्स कहां होता है? ये होता है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स एचआईवी के केस में। एचआईवी के केस की लाइफ, एक डायग्राम है ह्यूमन हेल्थ डिजीज में एचआईवी की लाइफ साइकिल, वो ये याद है तो तुम्हारे को डायग्राम अपना आप याद है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता था पहले क्वेश्चन में, जो है डायग्राम बना देते थे और बताते थे कि एचआईवी वायरस कैसे वर्क करता है, तो ये याद रहेगा तुम्हारे को। आरएनए से डीएनए आगे सेम, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए प्रोटीन, ये याद रखना है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और आरएनए से डीएनए और शामिल कर लो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, शामिल कर लो तो बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। मैं आज सेंट्रल डोग्मा रिवर्स दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है? तो मैं ये टॉपिक ले रहा हूं कैसे, ये सेल है, ये मैक्रोफेज सेल है, और ये इसका डीएनए है, डीएनए इधर मैक्रोफेज सेल है, इधर से डीएनए है, ठीक है? यहां तक इधर से मैक्रोफेज, इधर से डीएनए। तुम बोलोगे लाइफ साइकिल में ये एचआईवी वायरस है, ये आरएनए, एचआईवी वायरस तो आरएनए वायरस है भाई, आरएनए अंदर भेज देता है। एचआईवी वायरस तो सुना ही होगा, वायरस अपनी प्रोटीन कोड को नहीं भेजता अंदर, आरएनए को भेजता है। आरएनए भेज दिया, आरएनए से क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए से होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर बनेगा डीएनए, डीएनए इस डीएनए के साथ जुड़ेगा, और फिर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, ये आरएनए ये प्रोटीन को, और तोड़ के एचआईवी वायरस बाहर आ जाएगा, ये एचआईवी वायरस बाहर आ जाएगा। ये डायग्राम तुमने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज के अंदर। क्या होता है? आरएनए अंदर गया, आरएनए अंदर गया, और आरएनए से क्या बना? आरएनए अंदर गया और आरएनए से डीएनए बना, फिर आरएनए प्रोटीन बनी। यही तो मैंने बताया था सेंट्रल डोग्मा रिवर्स में, नहीं बताया? आरएनए से डीएनए बना,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आगे सेम है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये डायग्राम अपना याद हो जाएगा तुम्हारे। आरएनए अंदर गया, आरएनए से बना डीएनए, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद आगे का सेम है आरएनए प्रोटीन बनाना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स हो गया एचआईवी वायरस के अंदर जो, और ऐसे वायरस को रिट्रो वायरस बोलते हैं। जो रिट्रो वायरस वो वायरस होते हैं जो जिनमें सेंट्रल डोग्मा रिवर्स होता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, और लगभग वायरस के पास एंजाइम नहीं होते। ये वायरस है, इसके पास एंजाइम भी होते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दुनिया में कहीं नहीं मिलता वायरस के अलावा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी अंदर डालेगा। खुद की लाइफ साइकिल करनी है तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, खुद की लाइफ साइकिल करनी है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आरएनए के अंदर गया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी अंदर गया, आरएनए भी अंदर गया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी अंदर गया, और अंदर सब कुछ हुआ जो मैंने बताया। तो डीएनए से रिलेटेड ये टॉपिक भी डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए क्या होता है वो टॉपिक था। डीएनए मतलब डाइजेशन कैसे हुआ, अंदर रेप्लिकेशन क्या होता है, और ये डायग्राम में भी सब कुछ वही सारी चीजें चल रही है जो। चलो अब अगला टॉपिक लेते हैं, जो क्या टॉपिक लेते हैं देखते हैं। जो ठीक है बेटा, मैं कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करा रहा हूं। मैं पहले बता रखा हूं कि बेटा रिवीजन करवा रहा हूं मैं। जो मैं अपने से कई गुना इंटेलिजेंट जुनेद सर को मानता हूं, जो मेरे से कई गुना इंटेलिजेंट, मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनती है जो, लेकिन मजबूरी मेरे को रिवीजन कराना था, वरना रिवीजन कराने की जरूरत नहीं थी सर के लिए जो। लेकिन टाइम था हमारे पास, तो 1 महीना का करीब टाइम है, तो सोचते हैं कि रिवीजन करा देते हैं जो। तो कैंसर का टॉपिक में थोड़ा सा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कराऊंगा तुम्हारे को जो, क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए भी करा रहा हूं कि मेरे फादर को कैंसर हो गई थी जो, और उस वक्त ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मैंने खुद आंखों से देखा है, तो वो मैं शेयर करूंगा। सारा टॉपिक रियलिटी में सोल्व हो जाएगा तुम्हारा जो। फिलहाल कैसे कैंसर इलाज होता है, ये होता है, प्रैक्टिकल यूज में ये टॉपिक करा दूंगा मैं तुम्हारा, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस। देखो कैंसर की अगर बात करें, कैंसर मेरे पापा को यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर था जो। अच्छा, पता है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर किस केमिकल से होता है? नैप्थाइलअमीन। ये टोबैको की स्मोक में होता है, टोबैको के अंदर होता है। पापा स्मोकिंग ज्यादा करते थे जो, इसलिए टोबैको के अंदर नैप्थाइलअमीन केमिकल होता है, और नैप्थाइलअमीन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया। तो मैंने डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें देखी थी, जो तुम्हारी बुक में भी है सारी सब कुछ। कैंसर को डायग्नोज करने में मैंने क्या क्या देखा फादर के, वो बता रहा हूं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए, तो मेरा ही स्टूडेंट था, आरपीएस का पहला स्टूडेंट डॉक्टर अमित, वहां पे एमडी कर रहा था, वहां पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, वहां लेके गए। तो उस स्टूडेंट ने खुद डायग्नोसिस की उसने पापा की जो, क्योंकि वो सबसे हाई जो एमडी करते हैं उनमें सबसे बड़ी जो सबसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो डायग्नोसिस में जाते हैं। तो डायग्नोस वो कर रहा था पूरी, अब तो फिलहाल तो उसमें है एम्स में, एम्स में भी यही काम कर रहा है, सुपर स्पेशलिटी कर रहा है। तो वो स्टूडेंट जो है उसने डायग्नोस किया पापा को, और उसमें अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड, जब यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड किया तो कैंसर मिला। ट्यूमर गांठ थी, ट्यूमर को बोलते गांठ, तो ट्यूमर मिली जो। तो इसका मतलब अल्ट्रासाउंड से भी कैंसर पता लग सकती है,
अगर बड़ा ट्यूमर है तो अल्ट्रासाउंड से भी मालूम पड़ सकता है। ये डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो सोनोग्राफी भी बोलते हैं इसमें। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो बच्चा बोलने लगा कि सर पापा के आपने तो ट्यूमर है। मैंने कहा भाई हो सकता है कि बिनाइन हो, जरूरी थोड़ी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो। बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं जो धीरे ग्रो करता है और उसको हटा सकते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। मैंने कहा यार बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंट ना हो जो। तो बोले सर आगे और डायग्नोज करना पड़ेगा, उसका रियल साइज कितना है उस ट्यूमर का, उसके लिए एमआरआई करनी पड़ती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो उसके बाद में एमआरआई की उसने, तो एमआरआई में एग्जैक्ट साइज आ गया जो। लेकिन कैंसर किस स्टेज पे है इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टेज पता लगानी है, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ। तो उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ती है। डायग्नोसिस हो गया, एमआरआई हो गई, और इसके अलावा बायोप्सी। फिर उन्होंने क्या किया, बायोप्सी की। बायोप्सी के लिए क्या करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है और बॉडी में से टिश्यू निकाला जाता है। तो यूरिन ब्लड में टिश्यू निकाला जाता है और वो बायोप्सी की। बायोप्सी में 20-20 दिन लग जाते हैं जो ट्रीटमेंट उसमें डिटेक्ट करने में, जो शायद मुंबई जाती है जो बायोप्सी की रिपोर्ट जो। तो डायग्नोसिस एनसीईआरटी में ये तीनों मेथड लिए, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, बायोप्सी जो है। तो इन सब से कैंसर पता लगती है, डायग्नोस होती है जो। अच्छा, ये तो थे डायग्नोसिस पे। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कैंसर का जो, तो बोले हमने तो 3 चीज पढ़ी कैंसर में। कैंसर में 3 चीजें पढ़ी हमने। कैंसर में 3 चीजें पढ़ी होंगी। क्या क्या चीज पढ़ते कैंसर में? कैंसर में एक तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और सर्जरी। तुम बोलोगे हमारे को पता है, दवा से इलाज करें तो कीमोथेरेपी बोलते हैं, रेडिएशन से इलाज करें तो रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और ऑपरेशन करके उस पार्ट को हटा दें तो सर्जरी बोलते हैं। ये हमारे को पहले से पता है। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तुम्हारे साथ इन तीनों का, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। कब कब किस, क्योंकि बुक में सिर्फ इनकी मीनिंग बता रखा है कि भाई ऐसे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन रियलिटी में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो नहीं बता रखा जो। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। भाई पापा को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बोले भाई हम पहले करेंगे सर्जरी, जो ट्यूमर बहुत बड़ा है तो उसको सर्जरी से रिमूव करेंगे। चलो, तो सर्जरी कब करते हैं? जब बड़ा ट्यूमर हो तो उसको सर्जरी से निकालना जरूरी है ही है, तो सबसे पहले सर्जरी करते हैं लोग। अब सर्जरी के लिए बोले भाई एज बहुत फैक्टर होती है, ज्यादा एज में सर्जरी पॉसिबल नहीं है। जो कैंसर की सर्जरी ज्यादा एज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे डेथ हो जाएगी ऑपरेशन से, जो काफी कमजोर थे पापा जो। तो सर्जरी भी की जाती है जो, लेकिन एज अगर ज्यादा हो तो नहीं हो, तो अगर एज ठीक ठीक है तो सर्जरी कर देते हैं। कैंसर को सर्जरी से भी हटाया जाता है। दूसरा, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये कब करते हैं? तो हम बोलेंगे, फिर उन्होंने ये कहा राम मनोहर लोहिया वालों ने कि हमारे पास रेडियोथेरेपी है नहीं और हम कीमोथेरेपी कर नहीं सकते। बोला कीमोथेरेपी करेंगे तो किडनी खराब हो रखी है और किडनी पे इफेक्ट आएगा, डेथ हो जाएगी जो। तो बहुत आसान लगता है कि इलाज हो गया, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया ना। रियलिटी बहुत दूर है बेटा जो। तो कीमोथेरेपी की अगर बात करें, दवाइयों से इलाज, वो बोले भाई हमारे पास राम मनोहर लोहिया है, यहाँ पे सर्जरी हो नहीं सकती, एज ज्यादा है, और रेडियोथेरेपी हम, कीमोथेरेपी हम कर नहीं सकते जो, क्योंकि कीमोथेरेपी जो होगी उसमें प्रॉब्लम होती है, किडनी खराब हो सकती है, पहले से किडनी खराब है और डेथ हो सकती है। बच की रेडियोथेरेपी, बोले रेडियोथेरेपी हमारे पास है नहीं जो।
चलो भाई, फिर मैं लेके गया पापा को यहाँ पे हिसार हॉस्पिटल में, जो जिंदल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई सर्जरी वाली बात तो ठीक है, ज़्यादा एज नहीं करेंगे। बोला भाई हमारे पास रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी कर देते जो। और जैसे ही रेडियोथेरेपी की, तो रेडियोथेरेपी कैसे करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं, जो मशीन होती है काफ़ी बड़ी जो, और उस मशीन से रेडिएशन निशान बांध देते हैं जहाँ जहाँ रेडिएशन डालनी है, लिटा के, और मशीन से रेडिएशन देते हैं जो। कम से कम इसको सेक करना बोलते हैं, सेक करना, रेडियोथेरेपी को सेक करना बोलते हैं जो। कोई आपसे पूछे कैंसर वाला पेशेंट जो है कि भाई क्या क्या होता है, किस में कैसे होता है, सारी बात बता सकते हो तुम जो। सेक करना बोलते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 10,000 रुपये, 10 सेक के 10,000 रुपये लगे थे जो। तो उसमें क्या होता है, रेडियोथेरेपी में निशान बना देते हैं रेडियोथेरेपी में जो, और फिर रेडिएशन देते हैं जो। फिर वो कैंसर जो सेल होते हैं वो खत्म कर देते हैं जो, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं जो, बाल उड़ जाते हैं, ये होता है। लेकिन पापा स्ट्रॉन्ग थे, कुछ नहीं हुआ जो। रेडियोथेरेपी की, रेडिएशन से जो है इलाज किया। तो कमाल की बात है, वो रेडियोथेरेपी से ट्यूमर ही टूट गया जो। यूरिन ब्लडर में ट्यूमर था, पैसा नहीं आने दे रहा था जो, और इसलिए मशीन से यूरिन निकाल रहे थे जो, टेक्निक से। तो ट्यूमर ही खत्म हो गए रेडियोथेरेपी से। ट्यूमर जैसे खत्म हो गया, यूरिन नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल यूरिन हो गया, रेडियोथेरेपी तो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन हद से ज़्यादा नहीं देते रेडियोथेरेपी, 8-10 रेडियोथेरेपी देते, बाद में देते नहीं। फिर उसके बाद में सर्जरी और रेडियोथेरेपी पर अब बोले कि अब किडनी नॉर्मल हो गई है तुम्हारी, जो ट्यूमर की वजह से किडनी काम नहीं कर रही। बोला अब ट्यूमर हटने के बाद अब किडनी नॉर्मल हो गई है जो, अब क्या करते हैं। बोला अब हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं जो। अब हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं जो। तो कीमोथेरेपी में दवा वगैरह पता ही है, विंसा सदाबहार के पेड़ को बोलते हैं, विंसा बोलते सदाबहार के पेड़ को। इसमें ये दवा भी यूज करते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सारी एंटी कैंसर ड्रग है। टैक्सोल, टैक्सस, ये एंटी कैंसर ड्रग है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन विंसा पेड़ से निकलती है, विंसा सदाबहार का पेड़ होता है, और टैक्सस एक जिम्नोस्पर्म में उससे निकलती है टैक्सोल, टैक्सस जिम्नोस्पर्म में उससे निकलती है टैक्सोल, ये भी एंटी कैंसर ड्रग्स है। तो दवा से भी ट्रीटमेंट ठीक करते हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई रेडियोथेरेपी तो होली, अब हम कीमोथेरेपी से भी कैंसर की सेल को खत्म करेंगे। तो उन्होंने कीमोथेरेपी दी, सर्जरी तो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन सबसे बैड बाद में जब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होली, उसके बाद में बोले कि चेक करा लो जो अल्ट्रासाउंड हो। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मेटास्टेसिस मिल गई, कैंसर की सेल फैलने को मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो उसके बाद मेटास्टेसिस मिल गई कैंसर वो पापा के अंदर, यूरिन ब्लडर तक, लीवर तक पहुंच चुका था। तो मेटास्टेसिस के बाद फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर लीवर में पहुंचना है। तो लीवर का लास्ट वो पार्ट होता है जो, लीवर वगैरह पेन वगैरह भी होने लगी थी। तो इस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। फिर बाद में बच नहीं पाए पापा, लेकिन जो है बस वो मेटास्टेसिस हो गई थी। तो अगर पहले हो जाती थी सब कुछ तो बच जाते थे। तो ये कैंसर का इलाज है। तुम बोलोगे आजकल हम इम्यूनोथेरेपी भी सुन रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी, कैंसर में इम्यूनोथेरेपी भी सुन रहे हो। इम्यून सिस्टम को मतलब प्रमोट किया जाता है। तो पता नहीं, मैंने दिल्ली वगैरह में सुना है जो इम्यूनोथेरेपी भी होती है जो, तो इसमें दिक्कत नहीं होती जो साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के, कि बाल उड़ जाना, बहुत कमजोर हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं होता जो। तो इम्यून सिस्टम्स को इनहेंस कर देते हैं। तो इम्यून सेल भी कैंसर को मारती है। वैसे तो इंटरफेरोन एक केमिकल होता है जो कैंसर सेल को खत्म करने में काम आता है। एंटीवायरल सब्सटेंस भी होता है इंटरफेरोन, और कैंसर सेल को खत्म भी करता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, कैंसर का इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग, और सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, कोई बात नहीं जो है। अब मैं आऊँगा और जो है मेरा जो मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिनसे जो रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में जो है काम आ रही है जो चीज़ें जो वो करवा दूंगा जो। तो क्योंकि डायलिसिस से भी मेरा आना पड़ा है। ये सारे टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में पूरी जूलॉजी रिवीजन कराऊंगा मैं जो, पूरी जूलॉजी मैं +2 की +1 की रिवीजन कराऊंगा जो। अब टाइम है अपने पास जो, तो मैं सीक्वेंस वाइज टॉपिक ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं ले रहा हूँ, वैसे टॉपिक ले रहा हूँ जो। हर डेली में नए नए टॉपिक्स लेके स्टार्ट करूंगा जो। तो देखते हैं
अब हम आते हैं कैंसर में। कैंसर हो गई जो है, डायलिसिस के ऊपर आता हूँ। एक्सक्रीटिव सिस्टम में डायलिसिस आती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या चल रहा है फिलहाल डायलिसिस के ऊपर। डायलिसिस की डेफिनेशन होती है डिजोल्व सब्सटेंसेस are separated from blood ब्लड में सब्सटेंस घुले होते हैं, जो ब्लड में डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं उनको निकालने को डायलिसिस बोलते हैं। कुछ गंदगी ब्लड में होती है, खून में कुछ गंदगी होती है, उसको निकालने के लिए डायलिसिस होती है। और ब्लड की डायलिसिस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। ब्लड की डायलिसिस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और इंस्ट्रूमेंट को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो आपने डायलिसिस में ये पढ़ा है, एक डायग्राम पढ़ा है आपने, जो डायग्राम में क्या पढ़ा है? ये मशीन है, ये ऐसे होती है, ऐसे यहां बॉक्स होते हैं, ये कोई पर्सन है, ये ब्लड वेसल हाथ से ली और पैर से, ये हो गई, ये पैर से हो गई। तुमने डायलिसिस में क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि एक मशीन होती है, सारे ब्लड को, शरीर का सारा खून बाहर मशीन में ले लेते हैं और मशीन में छान देते हैं। जो काम किडनी करती है वो मशीन कर देती है, जो आर्टिफिशियल किडनी कर देती है। या खून छन जाता है, खून अच्छा होने के बाद, ब्लड अच्छा होने के बाद वापस बॉडी को दे दिया जाता है। एक तरह से ब्लड निकालते हैं और ब्लड फिल्टर करके किडनी वाला काम करके इधर उस पर्सन को दे देते हैं, यही करते हैं ना। और इधर से डायलाइजिंग फ्लूइड देते हैं, इधर यूज हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। और ऑक्सीजन वगैरह भी दे देते हैं। खून बाहर जमे ना इसलिए हीपरिन डाल देते हैं, एंटीकोगुलेंट भी डाल देते हैं, बीपी चेक करते रहते हैं। ये सब कुछ तुमने पढ़ाया है, लेकिन इस टॉपिक को फिर मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। ठीक है भाई, इस मशीन में लिया और ये वेस्ट मटेरियल यहां बाहर आ गई और अच्छा ब्लड चला गया। तुमने पढ़ा होगा कि आर्टरी कौन सी होती है, तो ब्लड को, हाथ की कौन सी आर्टरी होती है जिसका ब्लड बाहर निकालते हैं? रेडियल आर्टरी। यही पढ़ते हो ना कि रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालते हैं। इधर रेडियस बोन है, रेडियस अल्ना 2 बोन होती है, तो रेडियल आर्टरी रेडियस बोन के पास में उसका ब्लड निकालते हैं। और पैर में वेन होती है, सफेनस वेन। रेडियल आर्टरी से ब्लड बाहर निकाल लेते हैं और सफेनस वेन से, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाल लेते हैं, सफेनस वेन से ब्लड दे देते हैं। रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, सफेनस वेन में ब्लड दे देते हैं। ये पढ़ा तुमने ना, आर्टरी से निकालते हैं, वेन में वापस दे देते हैं। चलो भाई, तुम बोलोगे जी क्या सच में रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला जा रहा है? आजकल बड़े हॉस्पिटल में पता है क्या करते हैं, जो यहां पे ब्लड वेसल यहां की होती है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर देते हैं। जो जाओ और एक जगह में 4-4, 5-5 डायलिसिस मशीन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में तो 4-4, 5-5 मशीन लगी हुई है वहां पे डायलिसिस की। जो तो डायलिसिस में ब्लड जो है यहां मशीन, यहां पे एक ट्यूब जोड़ देते हैं, मशीन सी होती है, ट्यूब सी जोड़ देते हैं। और फिर डायलिसिस मशीन जो है इसकी 2 ब्लड वेसल तो यही जोड़ देते हैं, इधर ही। एक तरफ से ब्लड जाएगा आर्टिफिशियल किडनी में और दूसरे साइड से ब्लड वापस आ जाएगा। एक तरफ तो ब्लड जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां क्लेविकल बोन जो होती है इसके पास में मशीन लगाते हैं। तो अब रेडियल आर्टरी और सफेनस वेन में अब नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से ब्लड प्योरीफाई होता है। तो अब तो डायलिसिस मशीन, तुम बोलोगे जी कब यूज करते हैं डायलिसिस? जब इसमें रीनल फेलियर हो रखा हो, जो रीनल फेलियर, आरएफ का मतलब होता है रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई।
तो जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उसकी डायलिसिस करनी पड़ती है। बोले और कोई दूसरा रास्ता? और तो दूसरा रास्ता ये नहीं, ओरिजिनल किडनी चढ़ा दो जो, या तो ओरिजिनल पहले वाले किडनी हटा कर नई किडनी चढ़ा दो, ये तो परमानेंट इलाज है। लेकिन जब तक नई किडनी ना मिले तब तक तो यही करना पड़ेगा, डायलिसिस करनी पड़ेगी, हेमोडायलिसिस। तो आजकल बहुत पेशेंट हो गए जिनकी किडनी खराब हो रही है, जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि नई किडनी में तो बहुत पैसा लगता है, कहाँ से लेके आए। तो इसलिए हेमोडायलिसिस की जाती है, जो आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड साफ किया जाता है। तुम बोलो जी कितना करना पड़ता है, कितने कितने दिन बाद जाना पड़ता है? हफ्ते में दो बार भी जाना पड़ता है, एक बार भी जाना पड़ सकता है, 2 बार भी जाना पड़ सकता है हफ्ते में जो। और एक बार में कितने घंटे लगते हैं इस डायलिसिस में? 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे इस मशीन के नीचे पास, ये ऐसे बॉक्स ना रखे होते हैं, तुम सोचो कि जो बुक में डायग्राम बना रखा है ऐसे बॉक्स वहां रखे होते ना, मशीन होती बड़ी बड़ी जो, उनके अंदर होते हैं सब कुछ जो। एसी रूम होता है, आपसे लेट जाओ, जाके सो जाओ, जो वो ब्लड यहाँ से निकालेगा, उसमें ब्लड जाता रहेगा, सोए रहोगा 3-4 घंटे जो। तो इस तरह से डायलिसिस होती रहती है जो है आर्टिफिशियल किडनी में जो है। तो जिन लोगों में आरएफ की प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है, किडनी काम करना बंद कर चुकी, वहां पर ये आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी उनमें यूज करते हैं जिनकी किडनी खराब हो गई है, अभी ऑर्गन किडनी नया को दे नहीं रहा है। तो इस तरह से करना पड़ता है। चलो भाई, तो तुम बोलो कि हफ्ते में 2 बार, और हफ्ते में 2 बार, और एक दिन में कितने घंटे? 3-4 घंटे लगातार लेटना पड़ेगा। जिंदगी तो खराब हो ही जाती है बेटा, जो अगर किसी किडनी खराब हो गई तो जो ये सब कुछ इजी थोड़ी है। जो कम से कम 4 बार हफ्ते में 8 बार हो गई, 2-3 हज़ार रुपए भी लगते हैं। जो ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है हर डायलिसिस के बाद में जो। तो डायलिसिस अपने रेवाड़ी में भी बहुत हो गई है। जो कई हॉस्पिटल है, पुष्पांजलि है, और या कई डॉक्टर है जो हीमोडायलिसिस कर रहे हैं। जो पेशेंट भी बहुत ज्यादा हो गए। जो इवन नागौर में हीमोडायलिसिस आ गई है, जो आर्टिफिशियल किडनी आ गई है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के ऊपर था। अच्छी बात यह है कि बॉडी के अंदर नहीं लगा रखते, बॉडी के बाहर होती है। जो मशीन होती है जो बॉडी के बाहर लगाई हुई होती है। जो चलो, अब तुम बोलोगे रीनल फेलियर से क्या हो जाएगा, कैसे पता लगेगा कि रीनल फेलियर हो गई है? जो रीनल फेलियर का कैसे पता लगेगा? रीनल फेलियर का पता लगेगा यूरेमिया से। ब्लड में यूरिया बढ़ने को यूरेमिया बोलते हैं। जो इंक्रीज यूरिया इन ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया तो इसको बोलेंगे यूरेमिया। ब्लड में यूरिया बढ़ गया तो बोलेंगे यूरेमिया। तो तुम बोलोगे रीनल फेलियर से, हाँ और क्या भाई, नॉर्मल कितना होता है यूरिया ब्लड में? 30 से 40 वैल्यू होती है। 30 से 40 मिलीग्राम है, कितनी है, इतनी होती है। पापा का रीनल फेलियर हुआ था, वो वैल्यू 120 तक चली गई थी। जो यूरिया की वैल्यू है 30-40 से जो है लगभग 110 तक चली गई थी। जो तो यूरेमिया अगर ठीक करना है, ब्लड में यूरिया बढ़ने को यूरेमिया का, अगर किडनी फेल होगी तो यूरेमिया से पता लगा किडनी फेल हो गई। जो यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि क्रिएटिन कंपाउंड होता है, 1.2% वैल्यू होती है, क्रिएटिनिन की 1.2 वैल्यू होती है। पापा की 7 से 8 हो गई थी। जो ये 2 चीजें किडनी फेलियर में चेक की जाती है, यूरिया कितना है और क्रिएटिनिन कितना है। अगर ज्यादा है तो किडनी फेल है। तो ये मत सोचना किडनी फेल ज्यादा पथरी की वजह से होती है, या बीपी वगैरह की वजह से होती है, या और बीमारियों में होती है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर वगैरह है तो उससे भी रीनल फेलियर हो जाती है, किडनी फेल इसमें भी हो जाती है। तो ये टॉपिक था डायलिसिस का। मैंने 3 कौन से टॉपिक करा दिए मैंने? डीएनए का डाइजेशन करवा दिया मैंने। अच्छा, डीएनए का डाइजेशन के बाद में और क्या करवा मैंने? डीएनए डाइजेशन रेप्लिकेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बोली। फिर सेंट्रल डोग्मा रिवर्स करवाया है। फिर सेंट्रल डोग्मा रिवर्स कहाँ होते वो करवाया है। जो उसमें कहाँ पे सेंट्रल डोग्मा रिवर्स कहाँ होता है मैंने उसमें एचआईवी की लाइफ साइकिल करवाई मैंने। और फिर मैं टॉपिक लिया है डायलिसिस का, हीमोडायलिसिस का। सारी जूलॉजी को हम इस तरह से एक टॉपिक वाइज सेपरेट मतलब सोल्व करेंगे। जो
तो अगला टॉपिक पे आता हूं फिर मैं इसके बाद में। तो अगला टॉपिक देखेंगे अब हम एक डाइजेशन और ले लेता हूं बस, डाइजेशन ऑफ फैट। तुम बोलोगे जी पहले तो ये बताओ, फैट का डाइजेशन तो बाद में बताना, क्या हम खाने में फैट होती है क्या? तो मैं बोलूँ भाई क्यों नहीं होगी, तुम क्या खा के आए हो? बोले चपाती चपाती खा के आए हम तो दूध के साथ, फैट है क्या उसमें? तो हम बोलेंगे भाई चपाती चपाती अगर तुमने खाई है तो चपाती के साथ साथ जो है तुमने दूध में तो थोड़ी बहुत फैट होगी, चपाती में फैट कहां से होगी? बोले चपाती सेल की बनी हुई। बोले सेल में फैट? भाई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो लिपिड या फैट एक ही बात है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फैट होती है, हम खाना जो खाते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें फैट होती है। जो जरूरी नहीं घी तेल खाओगे तो ही फैट खाया तुमने, जो घी तेल के साथ ही फैट नहीं मिलती, फैट वो कहाँ मिलती है? घी तेल के साथ साथ नॉर्मल चपाती में मिलती है, नॉर्मल मूली का पत्ता खाओगे उसमें भी फैट है। बस जहां पे सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में फैट है, लिपिड है। तो फैट होती है कहां कहां होती है? फैट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और घी तेल खाया तो फैट आएगी। मान लो मैं सुबह सुबह पराठे खा के आया हूं, तो वो फैट डाइजेस्ट कैसे होगी पता है? फैट का तो फैट होता ग्लिसराइड है, ये बने होते ग्लिसरॉल के प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, उसको ग्लिसाइड बोलते हैं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बनता है ग्लिसाइड बोलते हैं। और ग्लिसाइड तीन टाइप के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को ग्लिसाइड या फैट बोलते हैं। एक फैट में कितने फैटी एसिड मैक्सिमम होते हैं? 3 फैट को अगर 3 फैटी एसिड हो तो बोलो ट्राइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड हो तो बोलो डाइग्लिसराइड, 1 फैटी एसिड हो तो मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड होते हैं 3 है या 1 है या 2 है, वो डिपेंड करता है। मैक्सिमम 3 मिलेंगे, मिनिमम 1 मिलेगा फैट के अंदर। इसका मतलब तुमने पराठे में घी लगा के खाया, तुमने घी खाया तो क्या खाया? तुमने ग्लिसरॉल खाया, उसके साथ फैटी एसिड खाए। तुमने ग्लिसरॉल खाया, तुमने फैटी एसिड खाया, तो ये डाइजेस्ट कैसे होंगे भाई? घी डाइजेस्ट कैसे होगा? बस कुछ नहीं होना, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड होते हैं, पर इनको हटा दो, डाइजेशन एस्टर बॉन्ड होता है ना फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, तो एक बॉन्ड टूटा तो ट्राइग्लिसराइड से कितने बन गए? डाइग्लिसराइड। दूसरा फैटी एसिड हटा, मोनोग्लिसराइड बच गई, इसको हटाया फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गए। फैट का डाइजेशन में कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी है। लाइपेज एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करेगा कहां होता है? मेनली पेनक्रियाज के अंदर होता है लाइपेज, जो है ना, पेनक्रियाज के अंदर मेन लाइपेज होता है, और स्टमक में भी थोड़ा बहुत लाइपेज होता है, उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोल देंगे। तो लाइपेज एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है। तो फैट हमारी फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गई। ज्यादा खा लोगे तो दोबारा फैट बन जाएगी शरीर में, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू मेरे इधर ये एडिपोज टिश्यू है, फैटी फैट है यहाँ पे, तो वो ज्यादा फैट खाई मैंने, इसलिए यहाँ स्टोर हो गए। तो डाइजेस्ट होती है हमारे अंदर फैट, ऐसे ग्लिसरॉल से फैटी एसिड हट जाते हैं। एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा कौन? फैटी एसिड ग्लिसरॉल का जो एस्टर बॉन्ड है कौन तोड़ेगा? लाइपेज एंजाइम तोड़ेगा। और लाइपेज हमारा एंजाइम, पेनक्रियाज का मेन एंजाइम लाइपेज है। अच्छा, लाइपेज एंजाइम इसको तोड़ेगा जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो ब्रेक डाउन हुआ है, तो चलो ये भी होगा डाइजेशन, वो अलग बात है, तुमने पढ़ रखा है। इमल्सिफिकेशन करने के बाद ये सब कुछ होगा जो। तो इसका मतलब ये हो गया, जरूरी नहीं है तुम फैट तुम्हारे शरीर में कब हो, जरूरी नहीं है कि घी तेल खाओ तो ही हो, नॉर्मल पत्ते वगैरह सब्जियां वगैरह खाओगे तो भी तुम्हारे अंदर फैट आ जाएगी जो। और ये कई अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं,
लिपिड। रेवाड़ी में देखा होगा कितने सुबह सुबह लोग दौड़ रहे होते हैं, क्यों? उनमें लिपिड बढ़ गया शरीर के अंदर, जो हार्ट अटैक हो सकता है भाई। तो क्या होता है फिर वहां पे लिपिड का क्या करेगा जो, तो वो दौड़ लगाते हैं तो जिससे डाइजेस्ट हो जाए, मॉलिक्यूल सेल में खत्म हो जाए, इसलिए दौड़ते हैं या वो करते हैं ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड बन के फैटी एसिड भी टूट जाए, ग्लिसरॉल भी टूट जाए, फैट बढ़े ही ना। इसके लिए सुबह सुबह रेवाड़ी में खूब लोग घूमते हैं जो, क्योंकि उनके अंदर फैट बढ़ी हुई है। तो लिपिड प्रोफाइल जो होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड फैट भी चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी चेक करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल, लिपिड फैट चेक करते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कितना है, सारे नॉर्मल होने चाहिए, नहीं हार्ट अटैक आ सकता है जो। तो ट्राइग्लिसराइड और जो कोलेस्ट्रॉल और कुछ लाइपोप्रोटीन भी होती है, एलडीएल एचडीएल सुना होगा जो, वो भी चेक करते हैं जो, सारे नॉर्मल होने चाहिए अगर बचना है तो, बीमारी से, हार्ट अटैक से बचना हो। तो ये था डाइजेशन ऑफ फैट। अगला टॉपिक फिर मैं, अगला टॉपिक तो अब पॉसिबल नहीं होगा जो है, अगला टॉपिक हम बाद में लेंगे जो है, अब कल से देखते हैं जो। अब मैं इस लेक्चर को यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक हटके है, वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर जो है 2-4 मिनट स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन होगा नहीं जो है। कोई छोटी मोटी चीज अगर देखना चाहो तो देख लो। छोटी मोटी चीज फैट हो गया, प्रोटीन करवाना था। चलो अब इतना ही कर लेते हैं बेटा, रोक लेता हूँ वीडियो को, ठीक है? फिर अगले लेक्चर में जो है अगला वीडियो देखेंगे, उसमें क्या कराता हूँ जो, आज इतना ही रहेगा जो।